हाँ जी, आज हम थोड़ा सा आपका क्वेश्चन बैंक जो आया था वो डिस्कस करेंगे कि उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस हैं। जो आपका मेन सैम्पल पेपर आ चुका है प्रैक्टिस के लिए, वो तो हमने कर लिया सॉल्व ओएमआर शीट में। कल मुझे फ़ोटो नहीं भेजी किसी भी बच्चे ने ओएमआर भर के, जबकि मैंने आपको क्लियरली बोला था कि आपने ओएमआर भर के मुझे भेजनी, अटेंडेंस तभी मिलेगी। भूल गए आप सब? हाँ जी, अभी भी सो रहे हो सब? मैं इस चक्कर में मैंने 9 बजे क्लास रखी है कि सब नींद में होते हैं, कोई सुनता नहीं है। अब 9 बजे भी सब नींद में है। फिर मैं 8 बजे रख दूँ, सही है? 7 बजे रख दूँ सुबह? नो मैम। हाँ, फिर आप लोग काम नहीं कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, एग्ज़ाम सिर पे है, कैसे होगा? पूरा कोर्स मैंने एक इसी तरीके से खींच खाच के निकाला है, रिवीजन चल रही है, कोई पार्टिसिपेशन नहीं, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, अटेंडेंस लगाने के लिए बस क्या वो भी गिनती के कुछ बच्चे आते हैं, बाकी तो आते ही नहीं हैं। ऐसे कैसे करोगे पास? फेल होना है सब ने फिर। नो मैम। मैं रिकॉर्डिंग में भी ये बात बोल रही हूँ, रिकॉर्डिंग तक देख के अटेंडेंस नहीं लगाता कोई, जबकि ये स्टेज बहुत ही क्रूशियल है आपकी। पास नहीं होगे, मैं बता रही हूँ, 50 बार मैं बोल चुकी हूँ। 10वीं में निकल गए आप लोग किसी तरीके से, अब वापस अब नॉर्मल मोड पे आ जाइए। एग्ज़ाम होंगे, पढ़ना पड़ेगा, पास होना है तो। ये छुट्टियाँ नहीं चल रही हैं आपकी, गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है ये छुट्टियाँ नहीं हैं आपकी, पढ़ाई के दिन है। आप स्कूल आते ही ना, अगर ऐसे नहीं होता तो स्कूल तो खुलते ही। ये तो मजबूरी है कि स्कूल नहीं खुल रहे, तो अभी इसको टाइम को यूटिलाइज करो पढ़ने में, छुट्टियां मनाने में और इन सब में मत निकालो, नहीं तो फिर फेल हो जाओगे, वो टाइम वापस नहीं आएगा, एक पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। चलिए पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। पहला चैप्टर आपका गृह विज्ञान का इंट्रोडक्शन ही था, तो इसमें पहले मल्टीपल चॉइस है, किस तरीके के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में है, सॉल्व है। तो एक बार ध्यान दे लेते, गृह विज्ञान का अध्ययन उच्चतम स्तर पर सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में हुआ? तो ये आपको बुक में भी दिया गया, आपका लेडी इरविन का नाम है उस विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे सबसे पहले उच्चतम स्तर पर यानी कि हायर एजुकेशन यानी कि 10वीं या 12वीं के बाद की जो पढ़ाई जो है उसमें गृह विज्ञान अगर आप पढ़ाना शुरू किया तो कौन से विश्वविद्यालय ने शुरू किया? ये विश्वविद्यालय ने एक्चुअली, ये आपका जो है आपका कॉलेज आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका हुआ लेडी इरविन कॉलेज, ठीक है। विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी को बोलते हैं, विश्वविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय है, और उस कॉलेज का नाम जो है वो है लेडी इरविन कॉलेज। ये क्वेश्चन ही गलत है। विश्वविद्यालय का मतलब होता है यूनिवर्सिटी, जो कि है दिल्ली विश्वविद्यालय, और उस कॉलेज का नाम है लेडी इरविन कॉलेज, लेडी इरविन विश्वविद्यालय नहीं है। गृह विज्ञान विषय के कितने क्षेत्र हैं? गृह विज्ञान के आपको याद होना चाहिए, बता रट लीजिए, 5 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? ये रहे आपके गृह विज्ञान के 5 क्षेत्र हैं, नीचे इसमें दिए गए हैं, आपने सारे क्वेश्चन करने। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गृह विज्ञान के 5 क्षेत्र देखिए, ये लिखा हुआ है। गृह विज्ञान का अर्थ केवल घर से नहीं बल्कि यह अंतर विषयक क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की गुण में सक्षम बनता है। तो ये सिर्फ एक विषय नहीं है, 5 विषयों को मिलाकर बनाया गया है। 5 विषय कौन कौन से हैं? मानव विकास, भोजन पोषण, कपड़े और पोशाक, संचार और विस्तार, और संसाधन प्रबंधन, ठीक है। अगला है गृह विज्ञान लड़के लड़के दोनों के लिए आवश्यक क्यों है? तो गृह विज्ञान लड़के लड़के दोनों के लिए आवश्यक है क्योंकि इस विषय में परिवार व समाज के दायित्व को किस प्रकार निभाया जाए वह सिखाया जाता है, जो कि लड़के लड़के दोनों के विकास के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन आपका आ गया कि क्या गृह विज्ञान लड़के और लड़कियों के लिए दोनों के लिए आवश्यक है या लड़कियों के लिए आवश्यक है? तो आप कौन से पे करके आएंगे? दोनों के लिए। गृह विज्ञान के 5 क्षेत्र हो गए। लेडी इरविन संस्थान की स्थापना कौन से वर्ष में की गई? 1932, आज़ादी से पहले, याद रखना है आपने। तो 1932 में गृह विज्ञान के पहले कॉलेज जो कि है लेडी इरविन, उसकी स्थापना की गई थी। ये याद रखिए, ईयर आते हैं हर जगह पे। निम्न में से कौन सा गृह विज्ञान का क्षेत्र नहीं? अभी हमने गृह विज्ञान के क्षेत्र पर पढ़े, तो इसमें से कौन सा नहीं है?
आपका भोजन पोषण है, मानव विकास है, कपड़े पोशाक है। कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर या कृषि या खेती बाड़ी गृह विज्ञान में नहीं पढ़ाई जाती। इसी तरीके से अगर आपको कोई भी इन 5 विषयों के अलावा अगर कोई भी दिखता है आंसर तो वो वाला गलत होगा, गृह विज्ञान का क्षेत्र वो नहीं होगा। इसीलिए आपको नाम पता होने ज़रूरी हैं पांचों, क्योंकि सेम क्वेश्चन नहीं आएगा। कोई भी 5 क्षेत्र में से कोई भी 3 क्षेत्र आ सकते हैं या कोई 3 अलग क्षेत्र होंगे और उनमें से कोई एक क्षेत्र उसमें से लिख दिया जाएगा। आपने पहचानना होगा कौन सा सही है। समझ आई बात? मैं यहाँ क्वेश्चन बता रही हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ें। हाँ, अब इसमें गृह विज्ञान क्षेत्र लड़कों के लिए ही आवश्यक है, क्योंकि इसमें परिवार व समाज के दायित्व को सिखाया जाता है। मानव और उनके पर्यावरण का पारस्परिक संबंध है, केवल घर से संबंधित नहीं है बल्कि एक अंतर विषयक है। उपरोक्त सभी, इसमें आंसर क्या आएगा? लड़कों के लिए इसलिए है क्योंकि सारे कारण हैं। परिवार समाज के दायित्व को भी सिखाया जाता है, मानव और उसके पर्यावरण को भी बताया जाता है, और इसमें केवल घर से संबंधित नहीं है बल्कि अंतर विषयक है। ठीक है, इसीलिए आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। अब अगला है, लेडी विमेन कॉलेज किस राज्य में स्थित है? भारत के कौन से राज्य में है? दिल्ली में है। ठीक है, इनमें से कौन से विषय को पढ़कर हम आहार विशेषज्ञ बन सकेंगे? अब बताइए, आहार विशेषज्ञ नाम में ही लिखा हुआ है, तो कौन से विषय को पढ़कर बन सकेंगे? आहार और पोषण विज्ञान। ठीक है, समझ आ रहा है? ये बेसिक चैप्टर है, इसलिए मैं फटाफट निकाल रही हूँ। सिंपल क्वेश्चन है इसमें। गृह विज्ञान के क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र के कार्य क्षेत्रों के नाम बारे में बताइए। आपकी बुक में हर क्षेत्र से संबंधित आपको नौकरी कैसे, कहाँ जीविका पा सकते हैं, वो सब लिखी हुई है। सिर्फ एक पर फोकस मत करिए। आप प्रीमियर की बुक निकालें, आपको मानव विकास का मिल जाएगा, आपको आहार और पोषण का मिल जाएगा, आपको संसाधन प्रबंधन का मिल जाएगा। ठीक है, आपको संचार और विस्तार का भी मिल जाएगा, आपको कपड़े और पोशाक का भी मिल जाएगा। सबके आपको पता होने चाहिए क्या क्या कार्य क्षेत्र है, कहाँ कहाँ आप नौकरी कर सकते हैं। ठीक है, यस मैम। अगला आएंगे स्वयं को समझना। अब ये सब हम कर चुके हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। मैम ये कौन सी बुक का है? ये गृह विज्ञान का? बेटा आप पहली बार क्लास में आ रहे हो, मैंने कितनी बार बताया, मैं क्वेश्चन बैंक करा रही हूँ आपको, भेजा हुआ है मैंने आपको। सब बच्चे ही क्वेश्चन बैंक अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। इसमें से क्वेश्चन आपके या तो डायरेक्ट आ सकते हैं या इनडायरेक्टली घुमा फिरा कर आ सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस पेपर अच्छे से कर लो, और फिर आपके पास टाइम बचता है तो प्रीमियर की बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है मैम ये दोबारा भेज देना मैम, हमारा जो था ना डिलीट हो गया सारा कुछ, इसीलिए फिर। ठीक है, एक बार खुद मैसेज डाल दिया करो ग्रुप पे अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है। ओके। स्वयं की संकल्पना से जुड़ी कोई 2 अन्य संकल्पनाएं हैं। अब स्वयं में क्या, हमने कल वाले में भी पहचान करा था, हमारा क्या आएगा? हमारा पहचान और व्यक्तित्व। स्वयं के क्या होते हैं? 2 संकल्पनाएं, एक होते हैं पहचान और व्यक्तित्व। देखो, पहचान अनुभूति हमने नहीं पढ़ी, पहचान विकास और एहसास नहीं पढ़ा, व्यक्ति और पहचान नहीं पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? व्यक्तित्व और पहचान। तो ये वाला आंसर आएगा, आइडेंटिटी। ठीक है, और सेल्फ। समझ आई बात? आपके अन्य व्यक्तियों के साथ अपने संबंध और भूमिका स्वयं का डैश है। और लोगों के साथ होता है तो क्या होता है? सामाजिक होता है। ठीक है, अगर हम अपनी भावनाओं से संबंधित है, कोई संवेग बता रहे हैं तो वो भावनात्मक है। अगर हम शारीरिक रूप से तंदुरुस्त हैं या नहीं है, बीमार है, तो वो हमारी शारीरिक पहचान होती है, या हमारी कैसे शरीर की बनावट है हम लंबे हैं, छोटे हैं, जैसे भी है, वो हमारा शारीरिक होता है। हम कितने समझदार हैं, वो हमारे ज्ञानात्मक पक्ष पे आता है। ठीक है, तो हमारी पहचान, अगर हम दूसरे व्यक्तियों के साथ हमारे कैसे संबंध है, वो किस में आता है? हमारा सामाजिक पक्ष में, हमारे पहचान का सामाजिक पक्ष होता है। ठीक है, व्यक्तिगत स्वयं के पक्ष केवल डैश से जुड़े होते हैं। व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत यानी कि हमारा खुद का स्वयं है। तो
कितने किससे जुड़ा होगा? केवल आप अगर अपने आप को समझा रहे हैं तो कौन से टर्म यूज करेंगे? अन्य यूज करेंगे, तुम करेंगे, उन करेंगे, आप ही करेंगे ना, है ना? यस मैम। स्वयं संकल्पना का स्वाभिमान के डैश के तत्व हैं। स्वयं संकल्पना तथा स्वाभिमान डैश के तत्व, किसके तत्व है? पहचान। हम्म। शिशु से डैश में उल्टा क्वेश्चन आया था ना आपके क्वेश्चन बैंक, आपका प्रैक्टिस पेपर में कल ही किया था हमने। स्वाभिमान क्वेश्चन उल्टा आया था, पहचान के कौन से तत्व हैं? तो हमने क्या करा था? स्व संकल्पना और स्वाभिमान। शिशु डैश में विकसित होने के दौरान स्वयं में भी बदलाव आते हैं। शिशु से किस में बदलने में विकास होने के दौरान स्वयं में भी बदलाव आते हैं? किशोर अवस्था। डैश की पहचान शिशु को 18 महीने की आयु तक होने लगती है। अब 18 महीने की आयु तक क्या होने लग जाता है? बच्चा अपनी छवि पहचानने लग जाता है, यानी अपने आप को शीशे में देखकर अपने आप को पहचानता है। तो आपको बोला गया है कि उल्टा क्वेश्चन आ सकता है कि बच्चा अपनी छवि को कब तक पहचानता है। तो उल्टा क्वेश्चन क्या आंसर क्या आएगा उसमें? 6 महीने के बाद। 18। अच्छा, 18 महीने। मैं लंबा उदाहरण स्वयं की किस अवस्था को दिया जा सकता है? बच्चा अपने आप को किस तरीका, कौन सी आयु में इस तरीके से अपने आप को बताएगा कि मैं इस तरीके से हूँ? स्वयं को पूछा जाएगा तो वो बताएगा मैं लंबा हूँ। कौन सी अवस्था में? प्रारंभिक बाल्यावस्था। और जैसे जैसे बड़ा होगा वो और अच्छे तरीके से अपनी व्याख्या कर सकता है। ठीक है। डैश में वास्तविक स्वयं और आदर्श स्वयं में अंतर शुरू हो जाता है। कौन सी एज होती है? मध्य बाल्यावस्था। हाँ, मध्य बाल्यावस्था मतलब कि बच्चा जो है, जो बनना चाहता है और जो असलियत में होता है, थोड़ा सा उसको पहचानने लग जाता है कि दोनों में क्या अंतर है। स्वयं को समझने के लिए अधिक चिंता और तल्लीनता डैश में होती है। किशोर अवस्था। क्योंकि किशोर अवस्था में हम पहचानना चाहते हैं कि हम कौन है, हम आगे क्या करेंगे, क्या फ्यूचर है, उसको लेकर चिंता होने लग जाती है। इसीलिए जो है किशोर अवस्था में इंसान समझदार हो जाता है और थोड़ा सा डरा भी होता है कि आगे हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हम कहाँ की शोर बढ़ रहे हैं, इसलिए जो है उसमें चिंता शुरू हो जाती है। डैश मासिक धर्म को लड़कियों में डैश का बिंदु, मानसिक धर्म को लड़कियों में डैश का बिंदु मानते हैं। कब होता है ये? यौन परिपक्वता। हाँ, इसकी जगह आपका आ सकता है प्यूबर्टी नाम दिया होगा, तो क्या लिखेंगे तब? हम प्यूबर्टी लिखेंगे। टर्म्स चेंज हो जाती है, ज़रूरी नहीं है सेम आए आपके पेपर में। ठीक है, तो आपको प्यूबर्टी वर्ड भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। ठीक है, एडोलेसेंस नाम भी याद रखना है। क्लियर है? ओके मैम। स्वयं से आप क्या समझते हैं? यह अनुभव करना कि हम कौन हैं, कौन सी बातें हमें अन्य लोगों से भिन्न बनाते हैं। उल्टा आ सकता है, यह परिभाषा किसकी है? ठीक है, आपको परिभाषा आ सकती है कि यह अनुभव करना कि हम कौन है, कौन सी बात और बातें हमें अन्य से भिन्न बनाती है, क्या है, इसकी किसकी परिभाषा है? तो आपको स्वयं आ सकता है, स्वसंकल्पना आ सकता है, स्वाभिमान आ सकता है, व्यक्तिगत पहचान आ सकता है। तो किस पे आंसर लगा के आएंगे हम? बोलो। स्वयं। स्वयं पे। उल्टा अब अगर आगे आ गया, यह एक व्यक्ति के स्वयं का विवरण है, मैं कौन हूँ, इसमें किस पे टिक करके आएंगे हम? स्वयं पे। स्वसंकल्पना पे। ठीक है, अपने आप को किस तरीके से देख रहे हैं। स्वाभिमान का की परिभाषा है हम स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं। स्वमूल्यांकन स्वाभिमान कहलाता है। दोनों टर्म होती है, स्वमूल्यांकन भी कह सकते हैं इसको और स्वाभिमान भी कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा आती है तो क्या होगा? और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये समाज से अधिक प्रभावित होते हैं। समाज क्या सोचता है हमारे बारे में। अगर समाज हमारे में अच्छा सोचता है, हमारा स्वाभिमान सही होगा। अगर समाज हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचता तो हमारा स्वाभिमान कम हो जाएगा।
तो इसकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए सबकी। व्यक्तिगत पहचान से आप क्या समझते हैं? एक व्यक्ति की विशेषता जो उसे अन्य से भिन्न बनाती है। अब ये भी देखो, ये स्वयं की भी यही अनुभव करना कि हम कौन हैं। इसमें बस ये है कि ये अनुभव करना कि हम कौन हैं और हमारी कौन कौन सी बातें अन्य से भिन्न है। ये क्या कहलाता है? ये आपका स्वयं होता है। और व्यक्तिगत पहचान एक व्यक्ति की विशेषता है, अनुभव करना नहीं है, विशेषता है जो उसे असलियत में ये रियलिटी है, ठीक है, कि ये विशेषता है जो उसे अन्य से भिन्न बनाती है। और वो स्वयं है कि हम क्या अनुभव करते हैं, क्या फील करते हैं, ठीक है। वो हमारा क्या दृष्टिकोण है और वो क्या है, वो रियलिटी है, असलियत में, ठीक है। आई बात समझ? यस मैम। तो डिटेल में अच्छे से इन सब की परिभाषाएं याद कर लो ताकि एग्जाम में कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि अगर इधर उधर हो गया तो आंसर सबके मतलब ऑलमोस्ट सेम ही निकलते हैं। अगर इधर का भी आपने एक वर्ड गलत यूज़ कर लिया, समझ लिया और फिर गलत पे टिक करके आगे, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। किस आयु में शिशु अपने आप को पहचानने लगते हैं? यही है वो चीज़ हमने फिर से पढ़ी, वही क्वेश्चन घूम कर आ गया। 18 महीने की आयु। किस आयु तक शिशु स्वयं की तस्वीर को पहचानना शुरू करते हैं? दूसरे वर्ष, वही 18 महीने, दूसरे वर्ष। किस उम्र में बच्चे धारा प्रवाह बोलने लगते हैं? धारा प्रवाह यानी कि पूरे तोड़ तोड़ कर नहीं, एक साथ बोलने लगते हैं। कब से बोलना शुरू कर देते हैं? 3 वर्ष में। बच्चे स्वयं का आकलन वास्तविकता से अधिक करते हैं, उदाहरण से समझाइए। अब बच्चे स्वयं का आकलन वास्तविकता से अधिक करते हैं, उदाहरण से मुझे कभी डर नहीं लगता, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं बच्चे? अपने आप को रियलिटी से समझा रहे हैं कि मैं क्या मेरी पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो उसमें उदाहरण से बोला गया है कि मुझे कभी डर नहीं लगे, मेरी पहचान है, ये मेरा आकलन है कि मैं कभी भी डरता नहीं हूँ। पर ये क्या कर रहे हैं? अधिक कर रहे हैं कि ऐसा कभी हो सकता है कि किसी बच्चे को डर ना लग रहा हो, है ना। तो वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने बोला है कि मैं किसी चीज़ से डरता नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा मजबूत हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं कभी रोता नहीं हूँ। ये जो है इस तरीके के अगर सेंटेंस बच्चे ओवर एग्जैजरेट करते हैं, ओवर ज़रूरत से ज़्यादा कभी अपने आप को प्रो करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? स्वयं का आकलन वास्तविकता से अधिक करना। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। अब इसमें 4 सेंटेंस होंगे, आपने इसको पहचानना है कि ये जो है वास्तविकता से अधिक आकलन करना क्या होगा, ठीक है। तो जब भी ऐसी रियलिटी से थोड़ा सा ऊपर जाके एग्जैजरेट कर जाता है बच्चा, तो उसको इस सेंटेंस में हमने करना है। किस अवधि में स्वयं मूल्यांकन जटिल होना शुरू हो जाता है? धीरे धीरे जब बड़ा होने लग जाता है बच्चा, ठीक है। तो मध्य बाल्यावस्था के दौरान क्या होगा? स्वयं आकलन थोड़ा सा जटिल हो जाएगा। जैसे जो है शुरुआत में जो बच्चा है ना, मैं लंबा हूँ, मेरी हाइट इतनी है, मैं मजबूत हूँ, इस तरीके से बताता है ना। पर इसके बाद वो अपना मूल्यांकन, अपनी पसंद नापसंद, अपनी खूबियाँ, ये सब मध्य बाल्यावस्था में बताना शुरू कर देता है, ठीक है। अगला, जीवन की कौन सी अवधि पहचान के विकास के लिए महत्वपूर्ण है? कौन सी अवधि है? किशोरावस्था। क्यों है? कि इस समय ना हम खुद हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं। और इससे हम प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ रहे हैं, तो ना तो हम बच्चे रह जाते हैं, ना हम पूरी तरीके से बड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए अपने आप को खोज करने के सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेज होती है कि आप किस तरह का इंसान बनेंगे, वो डिसाइड होता है किशोरावस्था में, ठीक है। तीव्र शारीरिक परिवर्तन कौन सी जीवन की अवधियों में विशेषता है? शिशु अवस्था। देखो, वैसे किशोर अवस्था आपका टिपिकल आंसर आता है, पर शिशु अवस्था भी बोलते हैं इसको, शैशव अवस्था भी बोलते हैं। शैशव अवस्था में भी बहुत तेज़ गति से, शैशव अवस्था यानी 0 से लेकर 2 साल तक की अवस्था, इसमें भी क्या होता है? बच्चे की बहुत तेज़ गति से विकास होता है। बच्चा 6 महीने में अपने हाइट से डबल हो जाता है, 6 महीने में अपने वेट से डबल हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से वो भी सबसे तेज़ परिवर्तन होते हैं। किशोर अवस्था में भी प्यूबर्टी आती है,
तो प्यूबर्टी के समय में अलग तरीके का विकास होता है और शैशवावस्था में अलग तरीके का विकास होता है। ठीक है, किशोर स्वयं के विवरण कैसे देते हैं? मैं शांत हूँ, मैं बहादुर हूँ। के किस तरीके के गुण हैं? ऐसे टर्म्स बता सकते हैं जो कि पहले मध्य बाल्यावस्था तक वो सोच भी नहीं सकते थे। अपने डिटेल में जो गुण अपने अपने आप को परिभाषित करने, एक शब्द में परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऐसे ही रैंडम कोई भी बात नहीं, ऊपरी ऊपरी सतह से बात नहीं करते हैं, गहराई में जाके बातें करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे शांत, अब छोटा बच्चा कोई बताएगा मैं शांत हूँ, बहादुर फिर भी बता देगा वो कि मैं निडर हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। ज्ञानी शब्द का प्रयोग करेगा कि मैं ज्ञानी हूँ, मुझे नॉलेज है, नहीं कर सकता ना। तो किशोर अवस्था में वो कोशिश करते हैं कि वो और ज़्यादा गहराई में जाकर अपनी बात को कर सके, अपना सही जो है अपना विवरण दे सके सही तरीके से। उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, तो ज़रूरी नहीं कि इसी पे ही हमें स्टिक रखना है। आप अपने आप को सोचिए, आपको अब पूछा जाएगा अपने बारे में व्याख्या कीजिए, तो आप किस तरीके से करेंगे? डिटेल में करेंगे अपनी पहचान को बताने के लिए। उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, किशोर स्वयं के बारे में विरोधाभास अनुभव करते हैं। जब आपका कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है, आप एक चीज़ आपको पसंद भी आती है, दूसरी चीज़ उसी से उल्टी चीज़ भी पसंद आती है, तो उसको क्या बोलते हैं? विरोधाभास की भावना। ठीक है, फिर यौवनारंभ किसे कहते हैं? शुरुआत की, प्यूबर्टी की शुरुआत की स्टेज को बोलते हैं। कौन सी आयु होती है ये? एज कौन सी होती है? कब आई थी प्यूबर्टी? बोलो। किसी को नहीं पता? निकल चुके आप लोग इस स्टेज से, आपको अपनी एज नहीं पता कब आई थी? मैम 13 से 18 के बीच। हाँ, 13 से 18 नहीं होता, 13 से 18 था तो खत्म होने की आयु, शुरुआत की जो स्टेज होती है, जब तैयार हो रहे होते, जब सारी चेंजेस एकदम से आने लग जाती है। 13 से 15 तक हो सकती है। ठीक है मैम 13 से 15 तक हो सकती है। हाँ, 13 से हो सकती है, कई बार 11 से भी शुरू हो जाती है। ठीक है मैम कभी कभी 10 से भी हो जाती है। हाँ, तो वो शुरुआत की जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं। समझ आई बात? स्नेह में पालन पोषण क्या होता है? अगर अभिभावी उत्साही, स्नेही और बच्चे की उपलब्धियों को समर्थन करते हैं, तो यानी कि अगर पेरेंट है बच्चे की हर चीज़ को इनकरेज करते हैं, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई नहीं है, जो उनकी नज़र में जो अचीवमेंट होती है उसी को ही नहीं, बाकी चीज़ों पे भी ध्यान देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? स्नेह में पालन पोषण कहलाता है। किशोर अवस्था को परिभाषित कीजिए, कब से कब तक होती है किशोर अवस्था? मध्य बाल्यावस्था के बाद होती है और वयस्क अवस्था से पहले होती है। ठीक है, क्या कर रहे हो आप लोग? सो रहे हो? नो मैम। फिर इतना टाइम नहीं लेना आपने आंसर देने में, जल्दी जल्दी करिए। ये सारा चैप्टर हम कर चुके हैं, कितना दिन लगा के कर चुके हैं ये चैप्टर। ज्ञानात्मक विकास, इसके अलावा जो है तूफान और तनाव की अवस्था भी होती है ये किशोर अवस्था। क्यों होते तूफान और तनाव की अवस्था? जिसको आता है फटाफट बोलो, वेट मत करो कि अगला बोलेगा। बाकी उन्हें नहीं पढ़ना, उनको नहीं पास होना, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम। आप बोलो अपना मैम आंसर। क्वेश्चन दोबारा बोलना। किशोर अवस्था तो तूफान और तनाव की अवस्था की होती है। नाम से क्या समझ आना? आपकी एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, खुद तो रिलेट करके बोल सकते हो,
था तो लॉजिक लगाना आना चाहिए पेपर में। एग्जैक्ट तो कोई भी हमें नहीं पता क्वेश्चन क्या आएगा। तूफान और तनाव का मतलब क्या होता है कि एकदम से बिना किसी इंडिकेशन, बिना किसी वार्निंग के आ जाता है। तो इसी तरीके से किशोरावस्था कब आती है? एकदम से आ जाती है। हम तैयार नहीं होते, हमें किसी ने बताया नहीं होता कि ये बदलाव आएंगे। और ये सब बदलाव आने के साथ साथ बाकी परिवर्तन भी आते, शारीरिक परिवर्तन भी एक साथ आ गए, ज्ञानात्मक परिवर्तन भी एक साथ आ गए, सामाजिक परिवर्तन भी एक साथ आ गए, पढ़ाई का जोर एकदम से आ गया, हुआ ना। तो इसी वजह से अपनी पहचान भी बनानी है, अब फ्यूचर भी बनाना है, आगे कोर्स भी ज्वाइन करना है। इस सबसे हमारा फ्यूचर डिसाइड होगा कि हम क्या नौकरी करेंगे, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इसी वजह से क्या होती है? तूफान और तनाव की अवस्था होती है। ज्ञानात्मक परिवर्तन से क्या समझेंगे आप? मैं बाल्यावस्था और किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तन को संज्ञानात्मक परिवर्तन। रीड करने को नहीं बोला, ज्ञानात्मक। बेसिकली परिवर्तन क्या होता है? ज्ञानात्मक भी होता है, संज्ञानात्मक भी होता है, बौद्धिक भी होता है, कुछ भी बोल सकते हो। आपका दिमाग का डेवलपमेंट, आपका सोचने समझने की शक्ति, क्षमता किस तरीके से बदल रही है, उसे क्या बोलते हैं? ज्ञानात्मक परिवर्तन। ठीक है, सिंपल सी बात है। आपको मैंने बताया ना कि आपका कोर्स चेंज होता रहता है। सबसे पहले आपको प्लस माइनस सिखाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा और मुश्किलें सिखाते हैं, फिर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आने लग जाते हैं, फिर इंटीग्रेशन, डिवीजन, स्टैटिस्टिक्स और ये सब फार्मूला वगैरह निकाल के होता है ना कि स्पीड निकालो। अगर आपको सिर्फ जो है आपको प्लस माइनस नहीं आएगा तो क्या आप स्पीड निकाल सकते हो? नो मैम। आपको नहीं पता कि स्पीड में क्या चीज़ देखी जाती है, कि डिस्टेंस क्या होता है, आपको टाइम नहीं समझ आएगा तो आप स्पीड निकाल पाओगे नहीं। तो इसीलिए क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो आपको पहले सिंपल सिंपल चीज़ें समझ आती है, फिर थोड़ा सा मुश्किल चीज़ें समझ आती है। इसी को ज्ञानात्मक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक, बौद्धिक नाम में है ना, सोचने समझने की क्षमता। और सिर्फ क्वेश्चन पेपर की तरह से सेंस में ही नहीं, या पढ़ाई के ही नहीं, बाकी चीज़ों को भी समझने सोचने की क्षमता हमारी लाइफ में जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, बदलते जाते हैं। ठीक है, जैसे छोटा बच्चा होता है कि उसको पता, उसको बस एक चीज़ चाहिए, वो जिद करेगा मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। उसको नहीं पता कि इसके पीछे क्या करना पड़ता है, पैसे कमाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, इसका प्राइस देखना होता है या नहीं देखना होता। पर जैसे बड़े होते हैं आपको चीज़ें समझ आ जाती है, किस चीज़ के लिए मांग करनी है, किसकी नहीं करनी। वो भी क्या है? ज्ञानात्मक परिवर्तन, बौद्धिक परिवर्तन है। ठीक है, मित्रों का दबाव या पीयर प्रेशर क्या होता है? याद रखो टर्म, मित्रों के दबाव को और क्या बोलते हैं? पीयर प्रेशर भी बोलते हैं। क्या होता है ये? जब आप क्या करते हो अपने दोस्तों की को मतलब उनके नज़र में अच्छा बनने के लिए, या उनको ना खोए आप, इसके डर से आप क्या करते हैं, जो भी बात वो कहते हैं वो मानने लग जाते हैं, या जो वो करते हैं चाहे वो गलती क्यों ना हो वो करने लग जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? मित्रों का दबाव। क्योंकि उनकी स्वीकृति ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है समय पे, ना कि बाकी घर वालों की या किसी और की। ठीक है, समझ आया? आदर्श स्वयं क्या होता है? आदर्श स्वयं है ये। ठीक है, आदर्श स्वयं क्या होता है? हम जो बनना चाहते हैं, हमारा जो गोल किशोर होता अपने है। मैम किशोर अपने बोलो, क्या बोल रहे थे? मैम किशोर जब अपने विकसित करने लगते हैं, जैसे कि मैं छोटा हूँ और मुझे लंबा होना है। पढ़ कर बोल रहे हो? सिंपल से मुझे से भाषा में बताओ, कॉमन से आपको समझ आनी चाहिए कॉन्सेप्ट। रटने से नहीं समझ आएगा क्या पढ़ रहे हो। ये जिसमें मैंने रटने को बोला था मैं बता चुकी हूँ, समझो इस चीज़ को। आदर्श स्वयं, आदर्श मतलब आइडियल, स्वयं मतलब खुद। अपना एक आइडियल बना लिया आपने कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे पतला दिखना है, मुझे सुंदर दिखना है, मुझे इंटेलिजेंट बनना है, मुझे इतने नंबर लेकर आने हैं, मुझे अच्छा एक इंसान बनना है। ये क्या हुआ? आदर्श स्वयं। मुझे गलतियाँ कम करनी है, मुझे डिसिप्लिन में रहना है, मुझे लाइफ एंजॉय करनी है। ये सब क्या है? जो भी आप करना चाहते हो, आपका आइडल है, आप जो चाहते हो कि आप अगले साल तक इस तरीके का इंसान बन जाओ, तो वो क्या कहलाता है? आदर्श स्वयं कहलाता है। जो आपका गोल होता है कि आप ये ऐसा इंसान बनना चाहते हो, आप अभी ऐसे हो, आप यहाँ तक पहुँचना चाहते हो, वो क्या कहलाएगा? आदर्श स्वयं। जैसे कि
एक छोटी लड़की लंबा होना चाहती है, ठीक है। एक वो मोटा है कोई व्यक्ति, वो पतला होना चाहता है। वो क्या हुआ आदर्श? एक जो है पढ़ाई में कमज़ोर है, एवरेज है, वो चाहता है मैं इंटेलिजेंट हो जाऊँ, अगले साल मेरे नंबर ज़्यादा है, ठीक है। एक जो है दौड़ नहीं पाता तो उसको लगता है कि मैं दौड़ना शुरू कर सॉरी, ठीक है, कि मैं तेज़ दौड़ सकूँ। तो ये आपका आदर्श स्वयं होता है। क्लियर है? यस मैम। स्वयं से जुड़ी दो संकल्पनाएं, आपका पहचान होता है और आपका व्यक्तित्व। पहचान जो आपको असलियत में जो है दूसरों से अलग बनाती है, और व्यक्तित्व जो है ये स्वयं के पक्ष में केवल आप से जुड़े होते हैं, ठीक है। स्वयं की परिभाषा भी आप पढ़ चुके, प्रारंभिक बाल्यावस्था की विशेषताएं भी हो गई। ये सारे अपने बड़े वाले क्वेश्चन आपने खुद पढ़ने हैं, सारे लॉन्ग वाले आंसर्स, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। रटने से फ़ायदा नहीं होने वाला। रटने के लिए सिर्फ परिभाषा याद करनी है आपने, पर जो पीछे के इसके वो है मेन चीज़ें, वो आपको पढ़कर समझनी है। ये आप आज का काम है आपका, ये जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं ये पढ़ेंगे और समझेंगे। जो नहीं समझ आया कल के क्वेश्चन, कल के डाउट में पूछेंगे, ठीक है। जो कल डाउट नहीं पूछेगा उसको अटेंडेंस नहीं मिलेगी। चलिए अगले चैप्टर पे आते ही, इसके क्वेश्चन मैं वैसे बहुत कर चुकी हूँ। खाद्य पिरामिड अच्छे से याद कर लीजिए। इसमें से आपके बीमारियों के नाम पता होने चाहिए। एनोरेक्सिया, बुलिमिया बता चुकी हूँ आपको क्लास में। खाद्य वर्ग पता होने चाहिए। अनाज, खाद्यान्न के उत्पाद, दालें, फलियाँ, दूध, मांस उत्पाद, फल, सब्जियाँ खाद्य पिरामिड में कहाँ होते हैं, कौन से कितनी मात्रा में लेने होते हैं, और इनके उदाहरण क्या क्या होते हैं, ठीक है। स्वस्थता क्या होती है, शारीरिक, ये इसकी परिभाषा है इन सब चीज़ों की, ये आपको आनी चाहिए। आरडीए की परिभाषा याद होनी चाहिए अच्छे से। लिख लो, कहीं लिखना है, मार्क करना है मार्क कर लो, मैं भी बता रही हूँ आपको। संतुलित आहार की परिभाषा याद होनी चाहिए। ये आपके जो पोषक तत्व है, इनमें से कौन सा वृहत है, कौन से सूक्ष्म है, जल्दी बताओ। बताओ जल्दी। मैम दोबारा बोलना एक बार। ये जो मैंने अंडरलाइन करे हुए हैं यहाँ पे, हाईलाइट करे हुए हैं, इनमें से वृहत पोषक तत्व कौन से और सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से, बताओ। कितना टाइम भाई? पढ़ना शुरू कब करना चाहते हो मुझे ये बता दो। कब तक टारगेट है आप लोगों का, पढ़ाई करने शुरू करोगे आप? पेपरों के बाद? नो मैम। फिर कब शुरू करोगे? ये देख के तुम साफ पता चल रहा है कि आपको पहला चैप्टर नहीं आता, दूसरा नहीं आता, तीसरा नहीं आता, फिर कौन से चैप्टर पढ़ रहे हो? पढ़ ही नहीं रहे इसका मतलब तो क्या बना रहे हो? एग्ज़ाम से पहले छुट्टियां नहीं होती हैं बिल्कुल भी। एग्ज़ाम से पहले आपको अगर घर पे बैठे भी हो तो पढ़ने के लिए आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप उसको अगर आराम करने के लिए वेस्ट करना चाह रहे हो तो आपकी मर्जी। बाद में फिर ये मत बोलना कि मैम आपने बताया नहीं था, हमें वार्न नहीं किया था। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, जल और रेशा वृहत पोषक तत्व है। खनिज और विटामिन सूक्ष्म पोषक तत्व है। इनके नाम याद होने चाहिए। कौन सा जल में घुलनशील है, ये रे पोषक तत्व। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, रेशा, इस वाली साइड के सारे ये क्या है, यहाँ तक ये सारे वृहत पोषक तत्व हैं। ये जो दो हैं ये आपके सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। बाकी इन सब की परिभाषाएं पता होनी चाहिए। फास्ट फूड क्या होता है, डाइटिंग क्या होती है, क्यों नहीं करनी चाहिए, अच्छे आहार पद्धतियाँ किस तरीके से आप अपना सकते हो, ये याद होनी चाहिए आपको। समझनी रटनी नहीं है, पर बेसिक पता होनी चाहिए कि क्या क्या होती है। किशोर अवस्था में खान पान की विकृतियाँ, एनोरेक्सिया, बुलिमिया मैं बता चुकी हूँ आपको अच्छे से। अब क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सी जीवन की अवस्था है जब हार्मोनों की गतिविधि बढ़ जाती है? क्यों बढ़ जाती है?
किशोर अवस्था में, क्योंकि शारीरिक विकास बहुत तेज गति से होता है और भी जैविक परिवर्तन होते हैं, जिस वजह से हार्मोन जो है हमारे शरीर में बहुत अधिक मात्रा में जो है इसमें होते हैं, रिलीज होते हैं। भिन्न प्रकार के भोजन हमें स्वस्थ रखने के लिए डैश प्रदान करते हैं। भोजन से क्या मिलता है हमें? प्रोटीन। प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन क्या है? सिर्फ सबसे प्रोटीन तो नहीं मिलता, हर अलग अलग भोजन से हमें अलग अलग पोषक तत्व मिलते हैं। किसी से वृहत मिलते हैं, किसी से सूक्ष्म मिलते हैं, ठीक है। अगला, अगर एक क्वेश्चन आपको आता है कि भोजन से हमें स्वस्थ रखने के लिए डैश मिलता है और यहाँ होता घ उपरोक्त सभी, तो आपका आंसर आता है उपरोक्त सभी, क्योंकि भोजन से हमें पोषक तत्व मिलते हैं, गर्मी और ऊर्जा मिलती है, संतुष्टि भी मिलती है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी होता तो उपरोक्त सभी करते हैं, पर मेन चीज़ हमें क्या मिलती है? पोषक तत्व। कौन से पोषक तत्व अभी बता चुके? वृहत और सूक्ष्म। हर भोजन से हमें अलग अलग तरीके के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, सबसे हमें सेम नहीं मिलता। तो प्रोटीन एक पोषक तत्व है, प्रोटीन हर भोजन में नहीं होगा। सब्जियों में प्रोटीन नहीं होता, फलों में प्रोटीन नहीं होता, ठीक है। तो ये प्रोटीन है, और ये जो आपको बस 1 2 3 नाम याद हो गए हैं, किस में होते हैं समझ के याद रखो इसको, कौन से में क्या होता है। भोजन और पोषक तत्वों का हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का विज्ञान क्या कहलाता है? ये मैं परिभाषा आपको करवा चुकी हूँ पूरी। पोषण। विज्ञान का नाम आ गया। विज्ञान कौन है? पढ़ाई का क्षेत्र है। क्षेत्र कौन सा है? पोषण है, ठीक है। वृहत पोषक तत्व शरीर में डैश की मात्रा में चाहिए होते हैं? अधिक मात्रा में। वृहत नाम ही मतलब होता है अधिक मात्रा में जो चाहिए। सूक्ष्म पोषक तत्व शरीर में डैश मात्रा में चाहिए? क्या आएगा आंसर? खाद्य वर्ग। कहाँ है खाद्य वर्ग? इसमें ऑप्शन में देखो, कहाँ है खाद्य वर्ग? नहीं है मैम। क्या बोल रहे हो फिर? सूक्ष्म पोषक तत्व, क्वेश्चन चेंज करा मैंने बस। सूक्ष्म पोषक तत्व शरीर में कितनी मात्रा में चाहिए? ABCD चारों में से बताओ। अधिक मात्रा। सूक्ष्म पोषक तत्व भी अधिक चाहिए, वृहत पोषक तत्व भी अधिक चाहिए, संतुलित। संतुलित में चाहिए। मैम दोबारा क्वेश्चन बोलना एक बार। 2 तरीके के पोषक तत्व होते हैं, एक होता है सूक्ष्म, दूसरा होता है वृहत। वृहत तो उसमें आपको लिखा हुआ है अधिक, तो आपने देख के बोल दिया अधिक, ठीक है। मैं पूछ रही हूँ सूक्ष्म पोषक तत्व शरीर में कितनी मात्रा में चाहिए होते हैं? बोलो, इतना टाइम। ABCD का आंसर आएगा। मैम डी। सूक्ष्म यानी छोटे, यानी कि कम मात्रा में। वृहत यानी कि बड़े, यानी कि अधिक मात्रा में। मैं बोल बोल के आप लोगों को थक गई, पढ़ाई आप लोग करोगे नहीं तो कहाँ से आता है। अभी ये संतुलित वाला आपका आएगा। समान गुणों वाले खाद्य पदार्थ जिन्हें एक साथ सामूहिक किया जाता है वो डैश कहलाते हैं? खाद्य वर्ग। वो तो देख के बोल रहे हो, पर खाद्य वर्ग के मुझे उदाहरण बताओ, कौन कौन से खाद्य वर्ग हैं? बोलो। इतनी बड़ी क्लास में से एक बच्चे को ने पढ़ना शुरू नहीं किया। खाद्य वर्ग कौन कौन से हैं? खाद्य पिरामिड में से हैं। खाद्य पिरामिड में सबसे नीचे क्या होता है? क्या होता है? तो इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे, आप लोगों का पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया। किसी बोलो। क्या रिवीजन कराऊं? जो पढ़ते नहीं आप लोग तो क्या रिवीजन चलेगी? अब ये सोच लो, आप ऐसे ही उठ से मुंह उठा के पेपर देने चले जाओगे तो कितने नंबर आएंगे? अब बिना पढ़ाई करे कोई क्लास में नहीं होगा। पढ़ना शुरू करो भाई।
हाई टाइम। खुद पढ़ना शुरू करो। बहुत आपको को पढ़ा दिया, स्पून फीड हो गया, बहुत हो गया। पास होना चाहते हो? कितने बच्चे होना चाहते हो इतना बता दो मुझे। मैम मैं भी होना चाहती हूँ। हाँ तो पढ़ो, पढ़े भी ना पास हो जाते। नो मैम। एक्सेप्ट लास्ट ईयर कोई बच्चा बिना पढ़े पास नहीं हो सकता। पिछले मोड से निकल जाओ, आपको बोल रही हूँ मैं। गई 10वीं, निकल गए आप उसमें से, ख़त्म वो बात। उसी में मत रहो, आगे पास होना है, पढ़ना पड़ेगा। सोने पे टाइम बर्बाद कर रहे हो पूरा पूरा दिन, या तो सो रहे हो या पता नहीं क्या कर रहे हो आप लोग। एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके, 26 तारीख है आज, 30 तारीख से एग्ज़ाम है। कैसे करोगे? पहला पेपर कब है? पॉल साइंस का मैम। कौन सी तारीख को? मैम 1 तारीख को। हाँ 1 तारीख को। लो, कब पढ़ोगे? पहले फिर पॉल साइंस पढ़ोगे, फिर कब पढ़ोगे? होम साइंस का पेपर 16 को है। सारे पेपर आपके हैं कंटिन्यूशन में, कोई ऐसा तो है नहीं कि बीच में आपको बहुत दिन मिल जाएंगे। इतना बड़ा कोर्स है, साथ के साथ नहीं पढ़ोगे, बेसिक चीज़ें नहीं पता आपको चैप्टर से रिलेटेड, बाकी तो भूल जाओ। कैसे करोगे? मुझे टेंशन हो रही है आप लोगों के हालत देख के। सब करा चुकी हूँ, कल ही पूरा फोकस प्रैक्टिस पेपर डिस्कस किया। फिर नहीं पढ़ने पे आप लोगों को कंसंट्रेशन, आपको पता होना चाहिए ना आप कहाँ स्टैंड करते हो। जब आपको प्रैक्टिस पेपर में आपको चीज़ों के नाम नहीं पता, पहचान नहीं हो रही, दैट मीन्स आपको नहीं आता। कल तो पढ़ सकते थे, फिर थोड़ा टाइम निकालो हर सब्जेक्ट के लिए। ऐसे बेटा मुंह उठा के सिर्फ मल्टीपल पेपर आएगा, तुक्के लगा के आ जाएंगे, देखी जाएगी वाला सिस्टम नहीं है। हाँ जी, पोज याद करो, खाद्य वर्ग, खाद्य पिरामिड याद करो भाई, नहीं निकलोगे। ये रहे आपके पास, ये है खाद्य वर्ग, अनाज और खाद्यान्न, दालें और फलियाँ, फल और सब्जियाँ, दूध, मांस, अंडा, वसा और शर्करा। मात्रा भी बता दी है इसमें। संतुलित अगर हमें करना है तो ये हमें अधिक मात्रा में, ये से कम, ये और उससे कम, ये और उससे कम, और ये सबसे कम। हर क्लास में डिस्कस करती हूँ मैं, पर आप लोग सुनते नहीं हो। हाँ जी, हे भगवान। आगे दालें, फलियां खाद्य वर्ग में डैश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दालें और फलियों में कौन सा पोषक तत्व होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, अब मैं तो बोलूँगी, आप लोगों को पता नहीं है तो फिर आप मत बोलो, पढ़ लेना भगवान के नाम पे प्लीज़, अगर पास होना चाहते हो। 1 ग्राम वसा में कितने कैलोरी होते हैं? 9। 1 ग्राम, हाँ यहाँ तो 9। 1 ग्राम कार्बोज में कितने होते हैं? बस डब्बा गुल। 1 ग्राम प्रोटीन में कितने होते हैं? क्वेश्चन एग्जैक्ट ये तो आएगा नहीं। 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम कार्बोज में 4 कैलोरी होते हैं, और 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी होते हैं। इतनी बेसिक पहली क्लास में बता चुकी हूँ ये सब चीज़ें, खोल के नहीं देखी कभी कॉपी। कच्ची सब्जी और फलों में हमें डैश मिलता है, रेशा और छिलका। लड़कियों विशेष रूप से डैश से पीड़ित होती हैं। खून की कमी, रक्त की कमी, अरक्तता, रक्त अल्पता, अनीमिया, कुछ भी बोल सकते हैं। लड़कों में ज़्यादातर क्या होता है? रतौंधी, विटामिन ए की कमी। डैश से पीड़ित व्यक्ति अधिक भोजन खाकर उल्टी कर देता है, कौन है इसमें? बुलिमिया। हाँ, एनोरेक्सिया में क्या करता है ये बता दो। भोजन खाता ही नहीं है। पढ़ो ये सब, ये दिए गए पढ़ने के लिए दिए हैं आपको, सिर्फ ये पब्लिश करके इन्होंने छोड़ नहीं दिए कि बेटा पेपर आएगा नहीं इसमें से। आपको इतने नोट्स दे दी, सब कुछ कर दिया, क्लास में बोल बोल के थक गई, आपको प्रैक्टिस करा कर। मैं तो क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस कराई थी आप लोगों को।
0 मतलब सब फेल है। मुझे कल इम्प्रूवमेंट चाहिए इस क्लास में। मैम ये ना पीडीएफ भेज देना इसका। भेज चुकी हूँ बेटा बहुत बार, हर बार भेजती हूँ, आप लोग बोलते हो। सो सेव करके रखो कहीं पे इसको, रोज नजर मैम मारो, हमारा एक एक डिलीट चैप्टर हो गया कंप्लीट सारा करो। कुछ, तो तो इसलिए भेज पूछना नहीं दो। होता आपने, डिलीट हो गया तो आपके पास नहीं है कुछ पढ़ने के लिए, तो पूछोगे कि नहीं कि मैम करना ही है हमें। मैम तो दोबारा भेज दो आप। इंटरेस्ट ही नहीं लोगे तो कहाँ से आएगा। डैश का प्रयोग हम किसी कार्य के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए करते हैं। क्या आएगा आंसर? संसाधन। संसाधन आएगा। संसाधन प्रबंधन के पहले चरण का नाम बताओ। मूल्यांकन। पहला ही मूल्यांकन। मूल्यांकन तो आखिरी होता है, पहला कौन सा होता है? नियोजन, दूसरा आयोजन, तीसरा क्रियान्वयन, चौथा नियंत्रण, पांचवा मूल्यांकन। धन एक डैश संसाधन है। कैसा है धन? किस प्रकार का संसाधन है धन? गैर मानवीय तो संसाधन। पढ़कर बोलना है ना, गैर मानवीय। बाकी बच्चे क्या कर रहे हो? गैर मानवीय है। ऊर्जा है, वो किस प्रकार का संसाधन है? ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? मानवीय है। ये भगवान, कोई चैप्टर नहीं आता किसी को। भाई मैं क्या रिवीजन कराऊँ? मैं बंद कर रही हूँ, पढ़ना शुरू करो। पहले बेसिक पढ़ो, चैप्टर पढ़ो, उसके बाद ही रिवीजन हो सकती है। मैं यहाँ क्वेश्चन बोल बोल के तो आपको याद नहीं करवा सकती। केजी भी नहीं हो आप लोग। पढ़ना चाहते हो, पास होना चाहते हो, पहले मेहनत करके आओ, पढ़ कर आओ, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ कर आओ। पीडीएफ भेज दो आप। पीडीएफ में अभी भेज रही हूँ, उसके बाद मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। ओके मैम। ये सारे ये जो बुत बनकर यहाँ बैठे हुए हैं, आराम से पढ़ना शुरू करो भाई, अगर पास होना चाहते हो तो। किसी और के सहारे बैठोगे कि कोई चीटिंग कराएगा, सबका एक ही हाल है, चीटिंग भी नहीं कराएगा कोई। सब एक आंसर गलत, सारी क्लासें गलत। बहुत बुरा हाल है भाई आप लोगों का।